वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2025 की क्राइम ड्रामा फिल्म सीक्रेट ऑफ वीमेन की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में रिया नाम की खूबसूरत सी लड़की बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके अपने फ्लैट में आती है और अपने फ्रेंड से कॉल पे बात करते हुए घर का अपना काम निपटाती है। तो वो घर का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाती है। इतने में मौका देखकर अजय नाम का एक आदमी रिया के घर में घुस जाता है। रिया कूड़ा फेंक कर आती है तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब उसे क्या पता था कि जब तक मैं कूड़ा फेंकने गई तब तक कोई घर में आ गया है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि डैड तो 3 हफ्ते के बाद ही वापस आएंगे, बिजनेस मीटिंग के लिए चाइना गए हुए हैं। अच्छा, मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर वो नहाने चली जाती है। दोस्तों, रिया का कुत्ता भौंकने लगता है तो वो बाहर आती है और अपने सामने एक अनजान शख्स को देखकर उस पर हल्ला भी बोल देती है कि कौन हो तुम। अब रिया को तो फाइटिंग आती थी, वो मारपीट करके अजय को बंदी बना लेती है और पूछने लगती है कि तुम हो कौन, यहाँ क्यों आए, वगैरह वगैरह। मगर अजय तो बुरी तरह से डर चुका था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिससे रिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चाकू दिखाकर कहती है कि जल्दी से अपना मुंह खोलो वरना तुम्हारे पेट में चाकू डाल दूंगे, टाइम नहीं लगेगा डालने में। यहाँ से सीन कट होता है और दूसरी ओर राज नाम का लड़का आखिरी फेरी पकड़ कर निकल जाता है। सारे लोग फेरी से उतर जाते हैं। आखिर में फेरी में राज और सुमा नाम के 2 लोग ही बचते हैं। अधेड़ उम्र की सुमा राज को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। उसको लगता है कि ये मुझे बार बार क्यों देख रहा है। वहीं राज भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि सुमा उसके बारे में गलत सोचे, इसीलिए वो अचानक से फेरी से कूद जाता है पानी में। ये देखकर सुमा सारा खेल समझ जाती है। वो भी उसके पीछे कूद जाती है और फिर तैरकर वो उसे अपने टापू पे लेकर आती है। अब होश में लाने के बाद सुमा राज को खूब डांटती भी है कि तुझे मेरे ही सामने खुदकुशी करने की सूझी क्या। यहाँ हम जैसे लोग जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम जैसे लोग जान देकर जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो। बताओ, पता है कुछ दिनों पहले एक लड़की की लाश तैरते हुए मेरे टापू पर आ गई थी। मैंने लकड़ी से उसको भी बहा दिया, मगर कुछ दिनों के बाद वो फिर से घूम फिर कर मेरे पास आ गई और तब मैंने उसे अपने टापू पर दफना दिया। उसकी कब्र पर फूल भी चढ़ा दिए। खैर, तुम मेरे पति के कपड़े पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब यहाँ से रिया को उसकी फ्रेंड कॉल करके कहती है कि तुम एक बार बॉबी से बात कर लो, वो बार बार मुझे फोन करके मेरा दिमाग खा रहा है। रिया कहती कि यार अभी नहीं कर सकती, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी उसकी डोर बेल बजती है। दरवाजा खोलने पे उसको एक डिलीवरी बॉय दिखता है दोस्तों, जो कि उसको एक गिफ्ट हैम्पर देता है जिसमें केक और वाइन की बोतल्स होती है। अब जैसे रिया घर के अंदर आती है उसे बॉबी का वॉइस मैसेज रिसीव होता है। बॉबी कह रहा था कि रिया डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाया है, रिसीव हुआ ना। अब रिया इतनी ज्यादा परेशान थी ना कि उसके दिमाग में ये आता है कि बॉबी ने मुझे मरवाने के लिए इस आदमी को मेरे घर पर भेजा था और शायद इससे ही वो गिफ्ट कह रहा है। जबकि बॉबी उसे केक और वाइन की इमोजी भी सेंड करता है कि मैंने ये गिफ्ट भेजा है। मगर रिया गुस्से में अजय को डराने धमकाने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपना व्हाट्सएप चेक ही नहीं करती। वो अजय से पूछती है कि उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए कितने पैसे दिए, बताओ। देखो, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ नदी में फेंक दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारा बता रही हूँ। दूसरी ओर टापू पे सुमा के घर पे जो कुछ भी होता है वो उसे खाने को कुछ बना कर दे देती है, खुद भी खाती है और राज को भी देती है। और फिर खाने के बाद वो मछली पकड़ने का जाल सही करने में लग जाती है। और राज कहता है कि दीदी आप यहाँ इस टापू पर अकेली रहती है क्या, आपको डर नहीं लगता। तो सुमा कहती है मैं अकेली नहीं रहती, मेरे हस्बैंड भी है। वो बात अलग है कि 6 महीने पहले ही वो घर से जा चुके हैं। तभी दोस्तों राज की फोटो दिखाते हुए पुलिस स्टेशन में 2 लोग उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। वो राज के घर वाले ही होते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि हमने राज की शादी फिक्स कर दी थी, मगर वो शादी नहीं करना चाहता था। उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट था। शायद हमारे जबरदस्ती शादी करवाने की वजह से वो कहीं भाग गया है, मगर हम उसके लिए काफी परेशान हैं, प्लीज उसको ढूंढ लीजिए। दोस्तों यहाँ रिया कुछ देर के बाद अपना व्हाट्सएप चेक करती है तो उसे पता चलता है कि गिफ्ट हैम्पर भी बॉबी ने भिजवाया है। इसीलिए वो उस गिफ्ट हैम्पर को घर से निकाल कर लिफ्ट के पास रख देती है। दरअसल क्रिसमस का टाइम है दोस्तों, तो रिया ये सोच रही थी उसकी दी हुई वाइन मैं तो नहीं पीने वाली, चलो किसी और का भला हो जाए उससे, इसीलिए वो लिफ्ट के बगल में रख देती है। अब हम रिया के पड़ोसी नीलम को दीवार में कान लगाते हुए कुछ देखते हैं। दरअसल नीलम को जाते वक्त रिया के डैड ने कहा था कि मेरी बच्ची अकेली रहती है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। उन्होंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मगर इस बात को अधेड़ उम्र की नीलम ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। वो दीवार में कान लगाकर रिया के घर की आवाजें सुनने की बहुत कोशिश कर रही होती है, मगर उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। अब नीलम अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, मुझे तो लगता है कि रिया के घर पे कोई लड़का आया हुआ है। नीलम के पति कहते हैं क्यों बेकार में अपना दिमाग खर्च कर रही हो, रिया एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की है, उसके दोस्त वगैरह आए होंगे तो क्या हुआ। मगर नीलम नहीं मानती दोस्तों, वो निकालती है फ्रिज से मिठाई। उसके पति खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो नीलम डांट कर कहती है आपके लिए नहीं है जी, मैं तो जा रही हूँ मिठाई देने के बहाने रिया के घर, इसी बहाने देख भी लूंगी कि उसके घर पे कौन आया है। मगर जैसे ही वो देने के लिए बाहर निकलती है तो उसे लिफ्ट के पास 2 लड़के दिखाई देते हैं।
जो कि माल फूंक रहे थे। वो नीलम से भी कहते हैं कि आंटी आओ यार हमारे साथ एक दो कश लगाओ। ये देखकर नीलम तो डर जाती है कि क्या बदतमीज लड़के हैं और दुबक कर वापस अपने घर में घुस जाती है। फिर उन दो लड़कों की नजर पड़ती है उस गिफ्ट हैम्पर पे। वो भी मौके पे चौका मारते हुए केक को चखने की तरह खाकर और वाइन को खटक लेते हैं पूरी तरह। मगर कुछ देर के बाद सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि उन दो लड़कों में से एक लड़के की मौत हो चुकी है और दूसरा बेहोश। वो जल्दी से बाकी लोगों को इन्फॉर्म करता है। फिर उन दोनों लड़कों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आवाज सुनकर जब रिया अपने फ्लैट से बाहर आती है तो नीलम उसे बताती है कि दो लड़कों ने वो जहरीली वाइन पीकर खुद की जान लेने की कोशिश की है। एक तो ऑलरेडी मर चुका है, दूसरे की हालत सीरियस है। अब ये सुनने के बाद तो रिया बुरी तरह डर जाती है। वो समझ जाती है कि बॉबी ने वो जहरीली वाइन मुझे मारने के लिए भिजवाई थी। मेरा तो नसीब अच्छा था कि मैं बच गई, मगर फ्री की वाइन के चक्कर में वो दो लड़के निपट गए। रिया को उनके लिए बहुत ही बुरा भी लगता है। वो रो पड़ती है। फिर तो वो गुस्से में बॉबी को कॉल करके खूब गाली भी देती है। तब बॉबी कहता है कि तुम तो अभी से डर गई, मैंने तो अभी तुम्हारी चीनी में भी कुछ मिला के रखा हुआ है, तुमने चाय पी है या फिर नहीं पी अभी तक। ये सुनने के साथ ही रिया जाकर सारी चीनी फेंक देती है। तब बॉबी कहता है कि अरे स्वीटहार्ट मैं तो मजाक कर रहा था, असली ट्रैप तो तुम्हारा इंतजार बेडरूम में कर रहा है, जाओ चेक तो करो। और यहाँ बेडरूम में रिया को अपने टॉवल के अंदर से एक चमचमाती हुई चाकू मिलती है। दूसरी ओर अजय अपने हाथ किसी तरह से खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो बेवकूफ भागने की कोशिश में गिर पड़ता है। तभी आवाज को सुनकर रिया आती है और उसे दबोच लेती है और उसी चमचमाते हुए चाकू से अजय को डराने धमकाने लगती है। तो अजय तो रोते हुए पेट में ही सुसु कर देता है। ये देखकर रिया को हंसी भी आती है कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट किलर है भाई जो खुद ही रोने लग गया। इसके बाद रिया को अजय सारी बात बता देता है कि दरअसल फैमिली के नाम पे मेरे सिर्फ एक बड़े भाई है जिन्होंने अपनी बीवी के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। तो काम की तलाश में मैं यहाँ पर आ गया। काम तो मुझे मिला नहीं, लेकिन पापी पेट कहाँ मानता है। मुझे भूख लगी थी जोरों की, तो मैं घर में चोरी करने के मकसद से घुस आया था। इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं है दीदी, पर ये मेरा पहला टाइम था, इसीलिए मैं आसानी से पकड़ा गया। आप मुझे पुलिस के हवाले ना कर दो, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ राज को सुमा सोने को कहती है, मगर राज को तो नींद नहीं आती। वो सुमा से कहता है कि दीदी सो गई क्या आप? इससे सुमा कहती देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने तुम्हें खिला पिला लिया, अब कहीं तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं है। राज क्लियर करता है कि नहीं, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के ही पसंद है, मगर मुझे इस दुनिया में कोई प्यार ही नहीं करता और अब मैं भी किसी से प्यार नहीं करता, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूँ बस। तब सुमा कहती है कि देखो मर जाना बहुत ही आसान काम है, मगर जिंदा रहना बहुत मुश्किल। फिर भी देखो लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या नहीं करते, इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी ओर रिया अजय को खाना वाना पिलाकर अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मेरी लाइफ से तो प्राइवेसी वर्ड ही खत्म हो गया यार। मैंने बॉबी को डेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले उसने ही मुझे चीट किया और अब जब मैं उसको डेट नहीं करना चाहती तो वो साइको की तरह बिहेव कर रहा है। उसके पास मेरा ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीजों का एक्सेस है, यहाँ तक कि मेरे फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी भी है उसके पास। वो तो मेरा एटीएम कार्ड भी यूज करता है जो कि मेरे डैड ने मुझे यूज करने को दिया था। बॉबी ने मुझे पूरी तरह से टॉर्चर करके रखा हुआ है। मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास हमारी वो प्राइवेट वीडियोस है। ऊपर से वो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है और मैं ये सारी चीजें तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ ताकि अगर कल मुझे कुछ हो गया तो किसी को मेरी सच्चाई पता तो होनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन सीन शिफ्ट होता है। रिया अपने डैड के कपड़े वगैरह अजय को देकर उसे वॉशरूम में नहाने धोने को कहती है। फिर नहाने के बाद अजय रिया के डॉग के साथ थोड़ा खेलता भी है। फिर रिया अजय को नाश्ता वगैरह खिलवाती है। अजय को जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर उसे अजय काफी क्यूट भी लगता है और वो स्माइल करने लगती है उसको देखकर। फिर रिया बाहर जाने के लिए तैयार होती है और अजय से कहती है मुझे जरा कुछ काम है तो मैं होकर आती हूँ जरा, मगर तुम बाहर मत निकलना क्योंकि कल रात जो कांड हुआ ना, पुलिस बाहर घूम रही है, आते वक्त मैं कुछ खाने को भी लेते आऊंगी। तो दोस्तों वैसे यहाँ पर गांव से आए हुए इस अजय को रिया के घर पे तो मस्त लाइफस्टाइल मिल रहा है, वहीं टापू पे राज को एकदम गांव वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। मुंह धोने को साफ पानी नहीं, टॉयलेट भारी करना है, पीने को काली चाय मिल रही है। और जब सुमा और राज चाय पीते हुए बातचीत करते हैं तो सुमा की नजर उसके फिश फार्म के मालिक भोला पे पड़ती है। उसे दूर से ही देखकर सुमा अजय को रूम के अंदर छिपने को कहती है और इसके बाद भोला आता है सुमा के पास और उसे कुछ फिश देते हुए कहता है जरा इन्हें पका दो, मैं आज यहीं पर खा कर जाऊंगा। तो सुमा तो मुंह पे जवाब देती है कि देखिए मुझे मार्केट जाना है सामान लेने के लिए, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें मछली पका कर खिलाऊं। भोला कहता है तुम और तुम्हारी ये कड़वी बोली किसी दिन मेरी जान लेकर मानेगी। अच्छा सुनो ना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तो तुम्हारे साथ सोने के लिए बेचैन हूँ, ऐसे कुछ सोचो मेरे बारे में। तो अब सुमा भोला के नजदीक आती है और कहती है तुमसे तो मछली की गंदी बू आती है, हमारा कुछ नहीं होने वाला समझे, चलो चलते बनो यहाँ से। भोला के जाने के बाद सुमा भी अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर मार्केट के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो राज से ये कहते हुए जाती है कि तुम घर के अंदर ही रहना, किसी की नजरों में मत आना। मगर फिर भी सुमा के जाने के बाद राज सुमा के डॉग के साथ टापू में घूम रहा होता है और उसकी नजर फूल पर पड़ती है, मगर वो थोड़ा परेशान हो जाता है जब उसकी नजर एक नहीं बल्कि दो फूलों पर पड़ती है। एक के बारे में तो सुमा ने बताया था कि एक लड़की की लाश तैर
तैरते हुए यहाँ पर आई थी तो उसने उस लाश को दफना दिया और उसके ऊपर ये फूल लगा दिया। मगर दूसरा पौधा सुमा ने आखिर किसके कब्र पे लगाया है, ये देखकर राज डर के मारे सुमा के घर के अंदर छिप जाता है। मगर कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है दोस्तों, और राज जब दरवाजा खोलता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि ये तो भोला ही है जो नहा धोकर परफ्यूम वगैरह लगाकर सुमा के साथ सोने के लिए आ गया है। मगर सुमा के घर पे किसी और मर्द को देखकर उसे लगता है कि सुमा इसके साथ मजे कर रही है, इसीलिए मुझे भाव नहीं देती। उसे थोड़ी पता है कि राज गे है, वो तो सुमा को दीदी कहा करता है। भोला तो गुस्से में राज के साथ मारपीट करने लग जाता है कि तू है। तभी सुमा वापस आ जाती है, फिर वो किसी तरह भोला को डांट कर वहां से भगा देती है। उसके बाद राज के जख्मों पे मरहम पट्टी करते हुए कहती है, कैसे आदमी हो तुम भी, अगर उसने तुम पे हाथ उठाया तो तुम भी तो उठा सकते थे, तुम चुप क्यों मार खाते रहे, अगर मैं नहीं आती तो वो तो तुम्हारा बुरा हाल कर देता। वहीं रिया जब वापस घर आती है दोस्तों तो अजय को ना पाकर वो घबरा जाती है कि ये कहाँ चला गया। वो पूरे घर में पागलों की तरह उसे ढूंढती है। आखिर में उसे अजय छत पर बेहोश मिलता है। वो उसको जगाती है तो अजय बताता है कि मुझे अचानक वोमिटिंग शुरू हुई और सर घूमने लगा तो मैं बेहोश हो गया, लगता है कमजोरी की वजह से हुआ। तो रिया कहती, मैं तो डर ही गई थी तुम्हें देखकर, मुझे लगा बॉबी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है। वो बॉबी एक नंबर का पागल आदमी है, मैं उसी से मिलने के लिए गई थी। वैसे मैंने उसको सारी चीजें बंद करने को कह दिया है, मगर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ इसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती। वैसे अगर मैं अपने डैड को सारी बातें बताऊं तो शायद वो कुछ करें, मगर मैं उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी जो प्राइवेट वीडियोस हैं, अगर वो बॉबी ने पब्लिक कर दी ना तो मेरी डैड की नाक कट जाएगी। दोस्तों अभी रिया अजय को अपनी परेशानी बता ही रही थी कि उसे फिर से बॉबी का कॉल आता है। बॉबी को शक होता है कि रिया के साथ कोई और है और वो तुरंत वीडियो कॉल करने को कहता है। तो रिया इशारे करके अजय को छिप जाने को कह देती है। बॉबी फिर वीडियो कॉल पर रिया को सारा घर दिखाने को कहता है, मगर अजय बहुत बढ़िया तरीके से छिपा हुआ था, इसीलिए वो बॉबी को नहीं दिख पाता। इस तरह से रिया अजय के साथ तो वहीं सुमा राज के साथ एक दिन बिताती है। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है, सुमा और राज के बीच। मगर दोस्तों रिया और अजय जैसे जैसे एक दूसरे को जान पहचान बढ़ाते हैं ना, इनके दिल में लगाव और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। अजय के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से रिया फोन को साइड में रख देती है ताकि एक दिन तो कम से कम बॉबी नाम से पीछा छोड़े। आज क्रिसमस था तो ये साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जिससे बॉबी नाराज हो जाता है। वो कॉल करके रिया को बहुत सुनाता भी है, साथ ही वो उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता है। ये सब कुछ देखकर अजय कहता है कि मुझे इस बॉबी से एक बार मिलना है, क्या आप मिलवा सकती हो? तो वो कहती है ठीक है। वो कॉल करके बॉबी को आई लव यू वगैरह कहती है और फिर अपने घर पे आने को कहती है। बॉबी तो लार टपकाते हुए कुछ ही देर में रिया के दरवाजे के बाहर उपस्थित हो जाता है। फिर क्या था, बॉबी को घर पे बुलाकर रिया और राज उसको बंद करके बोरी में डाल देते हैं। फिर तो रिया जी भर के बॉबी को इतना कूटती है ना, क्या बताएं। इसके बाद वो उसकी कुट्टी कुट्टी कर देती है, मतलब बॉबी को जान से मारकर उसकी लाश के टुकड़े। दूसरी ओर सुमा भी राज के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। वो अपने हाथों से राज को बड़ी बहन की तरह खाना खिलाती है। फिर वो राज को शर्ट उतारने को कहती है ताकि वो राज के जख्मों पे फिर से मरहम पट्टी कर पाए। तभी राज सुमा से लिपट कर रोने लग जाता है। वो कहता है मेरा कोई नहीं है दीदी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। तब सुमा उसको समझाती है कि तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मैं कल सुबह तुम्हें शहर पहुंचा दूंगी। इसके बाद ये दोनों सोने वाले थे कि तभी वो हवसी भोला वहां पर शराब के नशे में सुमा के घर के बाहर आ जाता है। वो काफी गाली गलौज कर रहा होता है और जब अंदर से सुमा कोई आवाज नहीं देती तो वो घर के साथ साथ उन दोनों को जलाकर मारने की धमकी भी देता है। तब सुमा राज से कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम अंदर ही रहना, मैं इसको संभाल लूंगी। अब वो बाहर जाती है तो भोला फिर उसके साथ सोने की बात करने लग जाता है। आज बात ना मानने पर वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे पता है तुमने अपने पति को मारकर इसी टापू पे दफना दिया है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मारपीट करता था। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तो मैं ये बात कल पुलिस को बता दूंगा। तब सुमा कहती है मुझे जीना है बस। फिर वो भोला के साथ इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाती है और ये सब कुछ राज देखकर बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था, मगर वो सुमा की मदद नहीं कर पाता। लेकिन सुमा को किसी और की मदद की कोई जरूरत भी नहीं थी, वो अकेले ही भोला को निपटा देती है। दूसरी ओर रिया अजय के साथ बाइक पे निकलती है। वो कुछ मटन खरीदती है, उसी मटन में बॉबी की लाश के टुकड़े को मिक्स करके कुत्तों को खिला देती है और फिर कुत्तों को मीट खिलाते खिलाते एक ब्रिज तक पहुंच जाती है। वो आखिरी बची हुई थाली को फेंक देती है नदी में। वहीं इस नदी में दोस्तों हम सुमा को बोट से राज को शहर की ओर आते हुए देखते हैं। इसके बाद रिया को उसके फ्लैट पर बिल्कुल निश्चिंत देखते हैं। उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो घर पे काम करने के लिए मेड को बुलाती है। और पता है दोस्तों उसके घर पे काम करने के लिए कौन आती है? सुमा आंटी। दोनों एक दूसरे की बैक स्टोरी से अनजान, मगर हमें पता है कि हाल फिलहाल में इन दोनों औरतों ने क्या क्या देखा और क्या क्या किया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।